तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को करेंगे जो कि हमारे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए है। ये क्लास 9 का प्रैक्टिस पेपर है और सब्जेक्ट साइंस के लिए है। हम अभी तक इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमने इससे पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस में किए थे। बच्चों उन दोनों वीडियोस का लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज हम 31 से क्वेश्चंस को करना सॉल्व करेंगे। तो जिन भी बच्चों को 30 तक के क्वेश्चंस को देखना है तो वो बच्चों वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो तो वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम 31 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अभी बच्चे मेरे साथ देखेंगे। तो 31 क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है हमसे, मंगल का द्रव्यमान 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम है और उसके चंद्रमा का 1.08 इंटू 10⁻15 किलोग्राम है। यदि मंगल और उसके चंद्रमा के बीच की दूरी 1.01 इंटू 10⁻5 किलोमीटर है तो मंगल द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना करें। तो बच्चों इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है, द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 into 10⁻23 kg and that one of its moon is 1.08 into 10⁻15 kilogram. If the distance between the Mars and its moon is 1.01 into 10⁻5 kilometer, the कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मार्स ऑन द मून। तो बच्चों हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमें बस यह क्या करना है, उन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमें मंगल का द्रव्यमान दिया हुआ है, यहाँ पे हमें चंद्रमा का भी द्रव्यमान दिया, हमें चंद्रमा और मंगल के बीच की दूरी का भी मान दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी मान दिया हुआ है। तो हमें फोर्स निकालने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास मास ऑफ मार्स है, तो ये हमारा 6.42 इंटू 10⁻23 kg गिवन है। फिर हमारे पास मास ऑफ मून ऑफ मार्स है 1.08 इंटू 10⁻15 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 है, एक m2 है हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द मार्स हमारा 1.01 इंटू 10⁻15 किलोमीटर है और हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू दी हुई है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर, राइट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा पता है फोर्स निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 इसका है, फोर्स का है g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर m1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास, फिर m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटे में इनका डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। तो चलो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को रखा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे g था, तो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को रख दी। ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। g की वैल्यू थी यहाँ पे, g की वैल्यू यहाँ रख दी। फिर पहले m1 की वैल्यू रखी। m1 हमारा जो था मास तो हमारा 6.42 इंटू 10⁻23 रख दी। फिर उसके बाद हमने m2 की वैल्यू रख दी। तो हमारा जो m2 था वो हमारा कौन सा था, मून का मास था 1.08 इंटू 10⁻15 किलोग्राम, यहाँ पे रख दिया। फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद हमारा क्या था, d स्क्वायर था, जो हमारा डिस्टेंस था दोनों मून और मार्स के बीच में 1.01 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो वो स्क्वायर था तो उसको हमने 2 बार यहाँ पर लिख दिया। हमने सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब बच्चों ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस है और आपको इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज एक न्यूमेरिकल जो है बहुत ही ईजी है। ये पूरा ही सिर्फ फॉर्मूले पे आधारित है। जितनी वैल्यूज ही सब गिवन है सिर्फ फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए जितनी भी वैल्यूज़ है ना उसको एक तरफ ले आएंगे, सारी 6.7, 6.42 और 1.08, और जितनी भी 10⁻⁻ की जो वैल्यूज़ है, जितनी भी 10⁻⁻ की वैल्यूज़ है उसको हम एक तरफ ले जाएंगे। अब बच्चों जो डिवाइडेड बाय में 10⁻5 थी ना, हम इसको ऊपर ले आएंगे और ऊपर लगा के जब हम इनको ऊपर लेके आएंगे 10⁻5 को, तो ऊपर आके ये माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद जब हम सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू ऐसे आ जाएगी। जो
हमारा आंसर आएगा 4.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसका हमने ये किस चीज़ का फोर्स निकाला है, फोर्स ये है कि जो मंगल ग्रह था वो मून पर कितना बल लगा रहा था। तो मतलब जो मास था वो मून पर कितना फोर्स लगा रहा था। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 भी जो है न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ते हैं। ए है, एक ध्वनि तरंग 346 मीटर पर सेकंड की चाल से गमन करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.8 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। अ साउंड वेव ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 346 मीटर पर सेकंड। तो हमें v की वैल्यू दी हुई है 346 यहाँ पे है ना, और इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 1.8 सेंटीमीटर, मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो हमें आवृत्ति निकालनी है। तो बच्चों अगर हम रिकॉल करें तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, v बराबर लैम्डा इंटू न्यू, राइट। तो हमें यहाँ पे v का मान भी दिया हुआ है, लैम्डा का मान भी दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर 32, ठीक है। तो हमारे पास जो थी ध्वनि की चाल गिवन थी, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू लिख दी 346 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमको वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्घ्य की वैल्यू गिवन थी 1.8 सेंटीमीटर। इसको बच्चों हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे आवृत्ति निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। हम सीधा फॉर्मूला रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ई बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो हमें न्यू निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, इसको बाहर निकाल लेंगे, वी बटे लैम्डा हो जाएगा। और जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी 346 और जो हमारी लैम्डा थी उसकी वैल्यू को रुक के उसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो आ जाएगा 19.2 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों हमसे बी पार्ट में पूछा गया है, क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, स्पष्ट कीजिए। विल द अबव साउंड ऑडिबल, एक्सप्लेन। तो बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन पर ही आधारित है। पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने आवृत्ति या जो फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको देखेंगे, क्या वो उसको देखने के बाद ही हम ये बताएंगे कि जो फ्रीक्वेंसी निकली है वो साउंड हमारी ऑडिबल होगी, क्या हम उसको सुन पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो बच्चों हमारा जो आंसर आया है वो है 19.2 हर्ट्ज। और हमें पता है जो ह्यूमंस है, जो मानव है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। उससे 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की ज़्यादा आवृत्ति को हम सुन नहीं सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में बी में पूछा था, क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, मतलब विल दी अबव साउंड ऑडिबल। तो बच्चों इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे कि नहीं, उपरोक्त ध्वनि जो है वो अवश्रव्य है। मतलब अवश्रव्य क्या होती है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता। तो उसका आंसर है कि नॉट ऑडिबल, वो ऑडिबल नहीं होगी साउंड हमारे लिए। क्यों, क्योंकि इंफ्रा साउंड है जो लेस देन होती है 20 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से नीची आवाज़ को, नीची साउंड को ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या पूछा है। कृषि में लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न क्या है, किन्हीं 3 पर चर्चा कीजिए। व्हाट आर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्टिंग टू मैक्सिमाइज बेनिफिट, डिस्कस एनी 3। तो चलो बच्चों अब इसका हम आंसर को देखते हैं। फसल प्रतिरूप क्रॉपिंग पैटर्न, पोषक तत्वों के पूर्ण उपयोग तथा कीट नियंत्रण को रोककर फसलों की उपज बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न फसल प्रतिरूपों का उपयोग करना चाहिए, जो इस प्रकार है। मतलब क्या बच्चों, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें जो है, जब हम क्रॉप या फसल उगाते हैं तो हम अपनी फसल को मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें और उसको खरपतवार या कीड़ों से उसको बचा सके, नियंत्रण कर सके। उसके लिए हमें क्या करने हैं, हमें 3 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा मिश्रित फसल,
उसके बाद है हमारा अंतर फसल, और सबसे आखिरी में हमारा है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। ठीक है, एक बार इसको हम पहले ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो मिश्रित फसल क्या होती है? जब हम एक खेत के अंदर मिश्रित खेती करते हैं, अलग अलग प्रकार की खेती करते हैं एक ही खेत के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं मिश्रित फसल। और फिर उसके बाद जो होती है हमारी अंतर फसल क्या होती है? अंतर फसल वो होती है जब हम दो क्रॉप्स के बीच में एक अलग क्रॉप को बोते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं अंतर फसल। और तीसरी क्या होती है? फसल चक्र, मतलब हमने एक बार अलग प्रकार की खेती करी, उसके बाद हमने दूसरी बार अलग प्रकार की खेती करी, तो उसको कहते हैं फसल चक्र। तो इन्हीं तीन फसल प्रतिरूपों को अपना के, क्रॉपिंग पैटर्न्स को अपना के, हम जो अपनी फसलें हैं उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपको एक बार रीड करते हैं। मिश्रित फसल क्या होती है? एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक विभिन्न फसलों की बुआई को संदर्भित करता है, जैसे गेहूं और चना। मतलब एक ही खेत में हम मिश्रित खेती कर देंगे, उसमें गेहूं भी बो देंगे, चना भी बो देंगे, और भी कई और प्रकार की भी खेती कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अंतर फसल। अंतर फसल में क्या है? इसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल एक साथ निश्चित पंक्ति पैटर्न में उगाई जाती है। इस प्रकार फसल उगाने से हम दोनों फसलों की बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें उदाहरण बताया हुआ है, जैसे सोयाबीन और मक्का। मतलब क्या? इसमें हमने बताया कि हम एक तरफ दूसरी फसल उगाएंगे, एक तरफ ये दोनों फसलें सेम होगी, और इसके बीच में एक अलग फसल उगा देंगे, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर इसके बीच में ऐसी फसल। अंतर फसल ऐसे होगी कि एक पहले अलग क्रॉप कर दी, उसके बाद दूसरी फसल लगा दी, फिर अलग पहले वाली फसल लगा दी, और हम चाहे तो इससे दो से ज़्यादा भी अधिक फसलें इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सोयाबीन और मक्का। और फसल चक्र क्या होती है? फसल चक्र होती है यदि एक ही खेत में हर साल एक ही फसल उगाई जाती है तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें फसल चक्र करना चाहिए। मतलब हमने एक साल कोई और फसल बोनी चाहिए, अगले साल कोई और फसल बोनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। मैंने दोनों में ही लिखा है, यहाँ ये हिंदी मीडियम में लिखा है। ठीक है, आप इसको पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने इंग्लिश मीडियम में भी लिखा है, इंग्लिश मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ क्रॉप्स बाय कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्रॉपिंग पैटर्न का मेन मकसद यही है कि हमारी जो फसल है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिशन पोषण मिल सके। और उसके लिए हमें तीन प्रकार की खेती कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। इनमें उपस्थित आयन, मतलब धनायन, और ऋणायन भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऑल्सो राइट द आयंस, कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ नाम दे दिए हैं, हमें क्या करने हैं, इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। मतलब हमें इनके केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, और केमिकल फॉर्मूले लिखने के बाद हमें उस पर ये भी बताना है कि उस पर कहाँ पे धनायन आवेश होगा और कहाँ पे ऋणायन आवेश होगा। मतलब कहाँ पे कैटायंस होंगे और कहाँ पे एनायंस। तो बच्चों हमसे यहाँ पे तीन फॉर्मूले पूछे गए हैं, सोडियम नाइट्रेट का, अमोनियम सल्फेट का, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो हम इन तीनों को ही इकट्ठे देखेंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? NaNO3। ठीक है, NaNO3, और उस पर Na पे प्लस आवेश होगा क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और NO3 पे माइनस होगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसलिए ये Na प्लस जो है वो कैटायन धनायन में लिखा है, और NO3 माइनस जो उसको एनायन और आयन में लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला उसका पूछा है हमसे, नेक्स्ट फॉर्मूला पूछा है अमोनियम सल्फेट का। तो अमोनियम सल्फेट का हम फॉर्मूला लिख देंगे। अमोनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? NH4, फिर ब्रैकेट लगा देंगे का होल ट्वाइस SO4। तो NH4 प्लस होगा और SO4 2 माइनस होगा। तो बच्चों लिखते हुए ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा कैटायन में लिखना है, मतलब धनायन में लिखना है, और कौन सा एनायन मतलब ऋणायन में लिखना है।
और लास्ट जो हमसे पूछा गया है फॉर्मूला वो किसका पूछा गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसका होता है Al2O3। तो जिस पे Al पे 3+ चार्ज होता है और O पे 2- चार्ज होता है। तो आई होप बच्चों ये आपको केमिकल फॉर्मूले और उन पे धनायन और ऋणायन कैटायंस और एनायंस बताने आ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसी का एक बच्चों 34 का ही दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे जो अथवा के बाद है। अथवा के बाद यहाँ पे हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हम एक बार तीनों क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं A B C, और फिर हम तीनों को क्वेश्चन को साथ में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आयन क्या होते हैं, उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। मतलब वट आर आयंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो चलो पहले इसका आंसर देखते हैं। 34 के अथवा का आंसर देखते हैं। आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन पर ऋण या धन आवेश होते हैं। ऋण आवेशित कणों को ऋणायन कहते हैं तथा धन आवेशित कणों को धनायन कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आयन किसे कहते हैं। आयन हमेशा एक आवेशित कण होते हैं जिस पर 2 प्रकार का आवेश होता है, या तो धन आवेश होगा या ऋण आवेश होगा। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो Na पर प्लस चार्ज होता है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तत्व, तो उस पर धन आवेशित आ जाता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर ऋण आवेशित आ जाता है, ऋण आयन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Na ने अपना दिया तो Na+ हो गया, तो इसलिए धनात्मक सोडियम आयन आ गया। और क्लोराइड ने लिया उस पर, इसलिए ऋण आवेशित है, मतलब नेगेटिव का चार्ज है, तो इसलिए वो क्या हो गया, ऋणात्मक क्लोराइड आयन हो गए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया किसका आंसर। और आप इसका आंसर इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं are called ions. Ions are charged particle and have a negative and positive charge. The negatively charged particles are called anions and positively charged particles are called cations. और आप एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप बच्चों ये वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, तो बच्चों इसके बी पार्ट के क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्थिर अनुपात का नियम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है। ठीक है, एक बार इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड। तो चलो बच्चों इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, किसी रासायनिक यौगिक में अवयव तत्वों के भारों का जो सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। तो हमें पता है जितने भी फॉर्मूले होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर वाटर का H2O, या ग्लूकोज का जो होता है C6H12O6, तो इनमें जो अनुपात होता है वो हमेशा ही सेम रहता है, कभी भी उसमें भिन्नता नहीं आती है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम होता है। ठीक है, तो ये, और उसमें अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, क्वेश्चन क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो हमें अनुपात बताना था। तो बच्चों क्या था, हमने क्या किया, हमें पता है कार्बन में कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का जो हमेशा ही द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन का 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसका 1 अणु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 1 अणु होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, और तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु दिए हुए हैं, 2 अणु दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कार्बन के नीचे कार्बन का ग्राम लिख देंगे 12, और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो 12 इंटू 1 12 ही हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितने अणु हैं, 2, तो ऑक्सीजन के अणु को यहाँ पे हमें 2 से गुना कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो जिसका अनुपात आ जाएगा 12 अनुपात 32 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 3:8 होता है। ठीक है, और आप बच्चों ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज डेफिनेट रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड, द मास ऑफ अ कार्बन इज CO2। आप ऐसे उतार सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, अब बच्चों हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
परमाणुकता को परिभाषित कीजिए, मतलब कि क्या है, डिफाइंड एटॉमिसिटी। अब हमें इसकी डेफिनेशन देनी है, तो चलो इसका आंसर करते हैं। तो अब बच्चों हमसे पूछा गया परमाणुकता क्या होती है या फिर एटॉमिसिटी क्या होती है। तो किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। फॉर मतलब द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो बच्चों इसको कैसे समझेंगे, जैसे H2 है, H2 में अणुओं की संख्या 2, तो इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2। हीलियम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पे 1 है, तो कितनी उसकी परमाणुकता हो जाएगी, 1। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे जो उसकी परमाणु की संख्या जो आ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगी, इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। H2 जो है एक यौगिक है, ठीक है, तो ये यौगिक है, ये 2 तत्वों के मिलने से बना है एक, ठीक है। जो वाटर है, वाटर का जो फॉर्मूला है वो 2 तत्वों के मिलने से बना है H2O। तो यहाँ पे जो H है उसके अंदर कितने परमाणु संख्या गिवन है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और ऑक्सीजन की कितनी है, 1, तो कितना होगा, 2 + 1 3। तो यहाँ पे पानी की H2O की एटॉमिसिटी या परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आई होप बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एटॉमिसिटी निकालते हैं। तो जो कितने भी जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसके तत्व में, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इनको अच्छे से समझते रहिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।